ओके, तो आज पढ़ेंगे हम टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो टॉर्क क्या है, देखो, जैसे मान के चलो कि ये कोई बॉडी ली हमने, ठीक है। यस इस बॉडी में एक रोटेशन मोशन होने के लिए बॉडी फ्री है, ठीक है। यस सर मान के चलो कि यहाँ पे हमने कोई इसमें हिंज लगा रखा है, या इस पे हमने एक यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, एक इसमें मान लो नेल हमने डाल के छोड़ दी, और ये घूमने के लिए फ्री है। ओके, यस सर तो अब क्या करेंगे, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपने इसको फिक्स कर दिया घूमने के लिए, यहाँ से घूम सकता है, ठीक यस है। सर तो अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास है पी। इस पी पॉइंट पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। इस पी पॉइंट पे हमने एक फोर्स लगाया, यस सर तो ये हो गया हमारा फोर्स। अब क्या होगा, जब हम ये फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, इसमें इसमें रोटेशन मोशन होना शुरू हो जाएगा, यस सर है ना। तो और ये इसका क्योंकि सेंटर है, इसको सेंटर की तरह होगा, इस एक्स इस सेंटर के चारों तरफ ये रोटेशन मोशन में घूमेगा। ओके, तो अगर इस P का जो पॉइंट, P का अगर हम वेक्टर देखें यहाँ से, तो इस P का वेक्टर अगर R वेक्टर है, ये क्योंकि फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और R भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं हम थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है थीटा सर है। तो यहाँ पे जब ये मोशन में होता है, रोटेशन मोशन में होता है, तो उस रोटेशन मोशन की वजह से, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है उसको टो से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। यस तो सर अगर इसको हम वेक्टर की फॉर्म में, स्केलर की फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, और यहाँ पे एक वेक्टर लिखना पड़ेगा हमें एन कैप, है ना। यस सर तो ये आ जाएगी आपकी टो की वैल्यू। क्लियर है? यस सर ओके, तो अब देखो, इसको कई बार हम जनरलाइज वे में इसको ऐसे लिख देते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देते हैं ओनली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स, फ्रॉम द लाइन ऑफ एंड फोर्स फोर्स। यानी कि यस ये सर अगर हम O से परपेंडिकुलर डालें, ये वाला, ठीक है, मान लो अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है, सो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये थीटा हो जाएगा, यस है ना। सर तो ये वाली जो हो जाएगी तुम्हारी ए, इसको ए मान लो, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, एंड थीटा यस सर ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि टो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स हमारी ये वाली है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। क्लियर यस है? सर यस सर तो हम जब हम वेक्टर का नॉलेज नहीं था हमें, मतलब क्लास 10th के अंदर, तो हम इसी तरह लिखते थे इस फॉर्मूले को, टॉर्क यस इज सर इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। बट अब यस यहाँ सर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस क्लियर सर है? तो इस यस पे सर बेस जो आपके क्वेश्चन आएंगे, वो क्या करेगा, आपको एक वेक्टर देगा कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये है सेंटर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, उस सॉरी उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सेंटर यस से इतना है, और उस पे इतने न्यूटन का फोर्स लगाया है, इसको भी वेक्टर फॉर्म में देगा। तो आपको बताना है कि कितना टॉर्क जनरेट हुआ है, ठीक है। यस यस सर क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें टॉर्क हमें फाइंड करना है, फोर्स इसने ये दे रखा है, और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो ये दे रखा है। तो सिंपली हमें टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों की, यस सर आर आर इनटू क्रॉस क्रॉस एफ करेंगे। तो आर क्रॉस एफ मैंने सिखा रखा है आपको,
कैसे फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट से आई जे Yes. के, आर की कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 और इसका वैल्यू है 7 3 माइनस 5। ठीक है, Yes, अब sir. यहाँ पे निकाल लो वैल्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 Nine. माइनस 3 माइनस जे माइनस 5 माइनस 7 प्लस के, और ये हो गया 3 माइनस 3 प्लस 7, तो ये हो गया तुम्हारा 2i प्लस 12j प्लस 10k। तो ये आ गया Yes. तुम्हारा टॉर्क। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता है वो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जो वैल्यू आ जाती है तुम्हारी, Yes. जो भी वैल्यू आए कैलकुलेट करके उसको लिख दो। सर हमको तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा सर। हाँ, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ टॉर्क पूछा है उसने। यस सर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अगर पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब पढ़ेंगे इसकी हम डायरेक्शन। देखो, टॉर्क हमने पढ़ा है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, देखो अब आपका मान लो ये हमने बॉडी पढ़ी, यहाँ पे ये इसका सेंटर है मान लो, यहाँ हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ओके, यस सर। और ये एंगल, ये हमारा आर हो गया, तो जो इनके बीच का एंगल है उसको हमने थीटा कह दिया। अभी देखो आप क्या देख रहे हो कि आर और एफ एक प्लेन के अंदर है, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। जो ये पेपर है, पेपर के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों वेक्टर आर और एफ। तो यस मैं सर। आपको बता चुका हूं कि जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, आइदर इट विल बी आउटसाइड द प्लेन और थ्रू एंड थ्रू द प्लेन। मतलब यस ये सर। आर और एफ क्योंकि प्लेन के अंदर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही हो सकता है। ठीक है, या यस तो सर। बाहर की तरफ हो सकता है या अंदर की तरफ हो सकता है। अब बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है, वो कैसे फाइंड करोगे आप? राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करना है हमें, यस सर। या स्क्रू रूल से फाइंड कर सकते हैं। यस तो सर। स्क्रू रूल क्या है हमारा? देखो, अगर आर से एफ की तरफ को स्क्रू घुमाते हो आप, तो क्या होता है? आर से एफ की तरफ तो ऐसे राइट साइड में घुमाओगे, यस सर। है ना? मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा स्क्रू को। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। यस सर। ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो है आपका फोर्स। टो का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, है ना? यस। यस। लेकिन अगर मैं एफ क्रॉस आर कर दूं तो क्या होगा? फिर वो डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? यस। यस तो सर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से हम फाइंड कर सकते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में है। क्लियर है? यस सर। तो ये भी यस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वेक्टर की अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन, इसका टो का डायरेक्शन भी पूछा जाता है कि पेपर के अंदर होगा या पेपर के बाहर। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, कई बार ये भी पूछ लेता है आपसे कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ, टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है? जो आपके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होते हैं ना, यस सर। जैसे मान के चलो कि टॉर्क वेक्टर जो आया आपका, वो आया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, यस तो सर। ये जो ए बी और सी हैं, ए बी एंड सी आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो कई बार जो है क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे कि आर की और एफ की वैल्यू दे दी, तो पूछेगा आपसे कि भाई टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ। तो आपको क्या करना है? टॉर्क पहले फाइंड करना है। टॉर्क के जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होंगे उनकी वैल्यू ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगी। ठीक है, यस। यस सर। ओके। अब पढ़ते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, देखो जैसे वहां पे, यहाँ पे हमारा लीनियर मोशन में मोमेंटम किसके बराबर होता है? पी। पी कहते हैं ना, पी इज इक्वल टू एम वी सर। होता है। हाँ? यस सर।
तो इसी तरह से यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा, उसको डिनोट करते हैं हम आई से, सॉरी एल से, स्मॉल एम एल, यस स्मॉल एल से उसको डिनोट करेंगे। तो स्मॉल एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर क्रॉस वी, ठीक है, आर क्रॉस पी, सॉरी, लीनियर मोमेंटम, यस सर लीनियर मोमेंटम का और अगर पोजीशन वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, सो वी कैन फाइंड आउट लीनियर मोमेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम ठीक है। तो यस P की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि P इज इक्वल टू एम, एम तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, V यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यस सर ओके, तो सिमिलर फैशन में हम L की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैप लिख देंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या है, ये आर साइन थीटा क्या है, आर साइन थीटा वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन या ऑफ यस सेंटर फ्रॉम, ये जो P है, P किस डायरेक्शन में है, P वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। यस सर तो अगर यहाँ पे ये हमारा सेंटर हो गया, तो अगर P की जो डायरेक्शन होगी, P मान लेते हैं ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारा R, ओके। तो यस इससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ये हो जाएगा तुम्हारा R साइन थीटा, ओके। यस सर तो अब देखो L की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगी, है? तो यस अगर सर थीटा जो है 0 हो जाए या 180 हो जाए तो क्या होगा, L की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यस सर है? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये तो हम वेक्टर की बहुत छोटी सी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ओके। यस सर ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जैसे हमने वहां पे सेकंड, हमने क्या प्रूव किया था, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये प्रूव किया था। यस सर सिमिलर फैशन में यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सो यस सर L की वैल्यू क्या है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P है। और पी एक साइन चीज मैं, हाँ एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक डिफरेंशिएशन का ना एक वो होता है, डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे अगर दो हमारे पास फंक्शन है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको देख यस लो। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, एक्स को एज इट इज रखो और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। करेंगे यस तो यस सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा dl अपॉन dt, p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, d बाई dt और r क्रॉस p, ओके। यस सर तो अभी हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज और यस सर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन dp अपॉन dt जी प्लस, अब की बार पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ओके। यस सर अब इसको आप थोड़ा तोड़ के लिख सकते हैं हम, dp अपॉन dt, ये क्या हो जाता है तुम्हारा f, यस ठीक है, सर ओके। और p क्रॉस dr अपॉन dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यस सर और हम क्या लिख देते हैं, p को r क्रॉस f लिख दिया इसको, प्लस p को हम लिख सकते हैं mv यस सर क्रॉस v। हमने क्या बताया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। यस सर तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा, जीरो 0 हो जाएगा। और r क्रॉस f क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। यस सर तो टो प्लस 0, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से कि डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टो, ओके। यस सर तो आप यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन लेके जाओगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो एक तरफ हमने देखा कि हमारा लीनियर है, लीनियर मोशन है। यस सर कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको,
जो फॉर्मूले लीनियर मोशन के हैं वही फॉर्मूले आपके रोटेशनल मोशन के हैं, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे जो एफ होता है फोर्स, वो फोर्स यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है टॉर्क से, ठीक है। यस सर। यहाँ पे होता है आपका लीनियर मोमेंटम पी, ये रिप्लेस हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम से, एल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। वहां होता है आपका ए, तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपका अल्फा से। यस सर। और वहां पे होता है वी, वी रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा से। एस यस सर। रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा थीटा से, ठीक है। यस सर। तो वहां पे आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था, एफ। यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ सर, टॉर्क सर। टॉर्क, क्लियर है। यस सर। वहां पे आपने पढ़ा था कि वी, वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी सर। डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डी डी थीटा टू अपॉन डी टी, डी टी। ठीक है। यस सर। वहां पे पढ़ा था ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पे हो यस सर। जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी टी सर। ठीक है। तो यस। फॉर्मूले सारे के सारे वही हैं, उससे आप उनसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ओके यस सर। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा, जो एल की वैल्यू है वो एल की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी डीएल अपॉन डी टी कितना आ गया, सर टॉर्क आ गया। टॉर्क सर। तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क की जो डिपेंडेंसी है, टॉर्क जीरो होगा, कब जीरो होगा, जब डीएल जीरो हो जाएगा। यस सर। डीएल जीरो का मतलब क्या है, मतलब सर। एल कांस्टेंट है। यस सर। भाई डीएल क्या है, चेंज है ना, यस सर। तो एल कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन एल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसे क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यस सर। ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी आपके रूल लग रहे थे लीनियर मोशन के अंदर, वो रूल यहाँ पे फॉलो होंगे। वहां पे क्या होता था, एफ अगर जीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो गया, तो आपका जो मोमेंटम होता था वो कांस्टेंट होता था, है ना। यस सर। तो उसको कहते थे हम लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो बहुत बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं सारी की सारी, कोई भी चीजें आपकी जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। यस तो सर। ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस केस में ये जो टॉर्क है, टॉर्क क्या है आपका, टॉर्क है आपका एक्सटर्नल, है ना। वहां पे भी जो आपने पढ़ा था कि डी पी अपॉन डी टी, तो ये एफ क्या होता था, एफ होता था एक्सटर्नल फोर्स। भाई यस अगर सर। एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाओगे आप, तो उसका मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा। कोई यस बॉडी सर। अगर मोशन में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर चल रही है, तो अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो इसी मोशन में चलती रहेगी वो, है ना। उसका मोमेंटम तो चेंज होगा ही नहीं। तो यस सर। सिमिलर फैशन में अगर यहाँ पे कोई बॉडी आप है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसको अगर हमें उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर चेंज करना है, तो हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यस सर। जब तक टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यस सर। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये आपका सीसो है, सीसो में ये ए है, सी पे ये फिक्स है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि एक फोर्स आप पे जो है, एक फोर्स आपका नीचे की तरफ लगा यस सर। F1, और एक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगा F2, है यस ना। सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में ये रोटेट करेगा,
यस सर। क्योंकि ये F2 इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और यस सर। F1 इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। सो यस मोशन विल बी योर कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यस एंटी सर। क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी यहाँ पे इस कंडीशन में। और जो ये फोर्स मिलके कपल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो फोर्स हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नॉर्मली क्या होता था हमारा लीनियर मोशन में, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वहां पे कैंसिल कर देते थे वो एक दूसरे को। यस सर। बट रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है, रोटेशनल मोशन में वो मिलके दोनों एक दूसरे के साथ कपलिंग बनाएंगे, ठीक है। यस सर। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि F1 एंड F2 आर कपल, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इसकी रोटेशन करने के लिए, ठीक है। अब यस सर। दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि दोनों फोर्स बिल्कुल एक ही लाइन में लगेंगे। अब आप कहोगे कि सर दोनों फोर्स एक लाइन में लगेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा, बट यस सर। यहाँ रोटेशन मोशन के अंदर ऐसा ही होगा। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो अगर इससे इसकी डिस्टेंस R1 है और इसकी डिस्टेंस R2 है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में कब होंगे कि अगर F1 R1 इज इक्वल टू हो जाए F2 R2 पे। सो हम कहेंगे कि ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। समझ आई बात? यस सर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल मोशन नहीं होगा आपका वहां पे, ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, क्लियर है? यस तो सर। जैसे आपका सीसो होता है, सीसो में क्या है कि अगर यहाँ भी 50 किलो का बच्चा बैठ गया, यहाँ भी 50 किलो का बच्चा बैठ गया, तो क्या ये सीसो कहीं हिलेगा? एकदम नो बैलेंस सर। रहेगा। तो यस सर। उस कंडीशन को कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो आपका इसका हम यूटिलाइज भी करते हैं। यूटिलाइज कैसे करते हैं कि इसको हम ये जो हमारा कपलिंग यहाँ पे हुआ है, फोर्स जो हमारे कपल हुए हैं, इस कपल फोर्स का हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? किसी भारी अगर वेट को हमें उठाना है तो कम फोर्स लगा के भी हम उसको उठा सकते हैं, है ना। सर। यस सर। कैसे उठा सकते हैं वो आगे देखते हैं कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यस सर। अगर तुम्हारा फोर्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? मैंने क्या बताया कि टोटल टॉर्क हमारा 0 होना चाहिए, है ना। यस सर। तो टोटल टॉर्क कैसे निकालेंगे? देखो ये अगर हमारी बॉडी है, ये यहाँ पे सेंटर हो गया और ये यहाँ पे एक फोर्स लगा F1 और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F2, ठीक है। ये यस हमारा सर। R1 हो गया और ये हो गया हमारा R। तो टोटल टॉर्क, टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे आप? टोटल टॉर्क किसके बराबर होगा? R1 क्रॉस F1, ठीक है, प्लस। प्लस R2 क्रॉस, अब देखो F2 जो है हमारा, F2 की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है ना। यस सर। नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए ये डायरेक्शन एज ए नेगेटिव डायरेक्शन ही कंसीडर करी जाएगी। ओके, सर F1 नेगेटिव नहीं है सर। F1 को ले लो, किसी एक को अपोजिट लेना पड़ेगा ना तुम्हें। यहां लिख लो -F1, वो भी चलेगा। ओके, यस। यस सर। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि टोटल मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है कि कपलिंग। भाई ये अगर ऐसे घूमे और ये अगर ऐसे घूमे तो वो मूवमेंट की बात कर रहा हूं। तो यस सर। यस। इस F2 के अपोजिट फोर्स क्या होगा? ये होगा -F2, है ना। तो कपल यस तो सर। ऐसे ही बनाएंगे, अगर F2 ऊपर की तरफ होता तभी तो कपल बनता। तो ऊपर यस की सर। तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? -F2 लगेगा। नीचे अगर F2 लग रहा है तो ऊपर -F2 लगेगा, यस सर। है ना। या फिर ऐसे कर लो, इस F1 के अपोजिट लगा लो, F1 ऊपर लिख लो और F2 यस नीचे सर। हो जाएगा, तब भी कपलिंग हो जाएगी, तब ये ऐसे घूम जाएगा क्लॉकवाइज। यस सर। क्लियर है? तो यस। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक फोर्स आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई R1 क्रॉस F1 इज इक्वल टू
R2 क्रॉस F2, ऐसा भी कह सकते हैं हम। यस सर। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये हमारा कोई बच्चा बैठा है यहाँ पे 40 kg का, यस सर। एक बच्चा यहाँ पे बैठा है 60 kg का। इस रोड का जो वेट है, देखो वेटलेस रोड है, इस रोड का जो लेंथ है वो मान लेते हैं 1 मीटर है। ओके, तो आपसे यस पूछेगा कि इसका सेंटर ऑफ बैलेंस कहाँ पे है, बैलेंस कहाँ पे, किस पॉइंट पे होगा। तो मान लेते हैं कि बैलेंस पॉइंट ये है सी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x1 और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x2। क्लियर यस है। सर। यस सर। या इसको x ले लो, इसको ले लो x, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स। ओके, यस सर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, 40 की मल्टीप्लाई x में करनी पड़ेगी और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 60 में करनी पड़ेगी, है ना। यस सर। तो 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 6x, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर। ओके, यस समझ गए सर। बात। तो 40 kg वेट से 0.6 मीटर पे सेंटर रहेगा, बैलेंस पॉइंट रहेगा। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी हम यस देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हमें 7, एग्जाम्पल है हमारा 7.7, पेज नंबर है 160। ये कह रहा है कि शो दैट मूवमेंट ऑफ ए कपल does not depend on the point about which you take the movement। ठीक है, समझ में आई बात। यस सर। भाई अगर कोई कपलिंग है तो ये F1 फोर्स लगा और ये F2 फोर्स लगा, तो कपलिंग में वो कह रहा है कि आप सेंटर कहाँ ले रहे हो, सेंटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओके, जो फोर्स लगेगा वो सेंटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं कि सेंटर हमने यहाँ ले लिया इसका ओ पे। यस। क्लियर है, तो अब इससे जो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1 हम मान लेते हैं, और Yes, sir. इसका पोजीशन वेक्टर, इस फोर्स का पोजीशन R2. वेक्टर हम मान लेते हैं R2। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात। तो ये पॉइंट हमने मान लिया A और ये पॉइंट हमने मान लिया B। क्लियर है, यस सर। तो एक फोर्स यहाँ पे लग गया F1, एक फोर्स यहाँ पे लग गया F2। तो यस सर। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा, बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा कि R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस माइनस F2 यस। इज इक्वल टू, ये होगा आपका टोटल मूवमेंट, है ना, मूवमेंट अबाउट O। ये टोटल मूवमेंट आ गया आपका। यस सर। तो अब ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 क्रॉस F1 माइनस R2 क्रॉस F2। ओके, यस सर। और एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि कपल के अंदर जो F1 और F2 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे दो यस। फोर्स को कपल कहते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और उनकी वजह से रोटेशन मोशन शुरू होता है, लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही यस। फोर्स को हम कपल कहते हैं। ओके, यस। तो यस। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको R1 माइनस R2 क्रॉस F लिखा जा सकता है। यस सर। अब ये R1 माइनस R2 क्या है आपका, AB। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F वापस समझा दीजिए सर, कपल देखो वाला सर। कपल, कपल किसको कहेंगे, ये कह रहा है कपल। यस सर। तो कपल हम रोटेशनल मोशन के अंदर उन दो फोर्सेस को कहते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है।
जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो इस सिस्टम को रोटेशन में लेके आते हैं। यस सर। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे मैंने F1 और F2 की वैल्यू को F रखा। तो R1 माइनस R2 क्या है वेक्टर से? R1 माइनस R2 इज योर AB। AB सर। ओके, तो ये आ गया AB क्रॉस F। तो अब मुझे ये बताओ कि आपके O पे डिपेंड कर रहा है क्या ये? O तो आपका चाहे यहाँ हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? O चाहे यहाँ हो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? क्योंकि वैल्यू तो AB की आएगी। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, केवल वो वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो क्या यस दिखाना हमें? सो दैट मूवमेंट ऑफ ए कपल डज नॉट डिपेंड ऑन ए पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट। हमने O के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लिया है, तो O पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यस O आप कहीं भी ले लो, O तो कंसिडरेशन में नहीं है। सिर्फ कंसिडरेशन में क्या है कि F1 और F2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बस उसका कंसिडरेशन। क्लियर है? यस सर। यस तो आपका एग्जांपल नंबर 7.7 जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। ओके, यस सर। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 7.8। ये इसमें मेटल बार है, 10 सेंटीमीटर पे नाइफ एज है, एक K1 है, एक K2 है। तो इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा तुम्हारा R1। मान लेते हैं नाइफ एज K1 की वजह से R1 लगा, नाइफ एज K2 की वजह से R2 लगा। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही टोटल मास इसका होगा, तो दैट इज 4 kg। तो नीचे की तरफ जो वेट हुआ दैट इज 4g न्यूटन का फोर्स लगेगा। और यहाँ पे एक वेट सस्पेंडेड है, इस पॉइंट को हमने मान लिया P। तो P पॉइंट पे एक वेट सस्पेंडेड है जिसका वेट है 6g। 6 kg का वेट है, तो 6g हो जाएगा इसका टोटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। पहली है तुम्हारा ट्रांसलेशनल, ठीक है, पहला है तुम्हारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो ऊपर वाले फोर्स हैं वो नीचे वाले, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये वर्टिकली बैलेंस में रहेगा, है ना? ना यस सर। ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ आएगा, तो ये बैलेंस में रहेगा। उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो आपके जो ऊपर की तरफ जितने फोर्स लग रहे हैं और नीचे की तरफ जितने फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों का एल्जेब्रिक सम 0 हो जाएगा। यस सर। या हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 माइनस W1 प्लस W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा W भी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज है ना। W1 नीचे की तरफ है, W नीचे की तरफ है, R1 ऊपर की तरफ है, R1 ऊपर की तरफ है। ठीक है, या यस हम सर। ऐसा कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W1 प्लस W। W2। तो यस सर। W1 कितना है आपका 6g, और W है आपका 4g, तो ये आ यस जाएगा आपका 10g। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यस ठीक है, सर। तो R1 प्लस R2 आ गया 10g, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपका जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसकी हेल्प लेंगे। यस ठीक है, सर। तो यस रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं? मूवमेंट दोनों का, मूवमेंट क्या होना चाहिए? पर सेम होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, यस है सर। ना? ये जो R1 F1। है ना, बराबर होना चाहिए। यस सर। तो R1 जो है आपका कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर R1 को मैं नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूं तो R2 को मुझे पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। यस सर। क्लियर है? क्योंकि कपलिंग की बात हो रही है ना? कपल का जो मूवमेंट होगा वो होगा तुम्हारा 0। तो अब यहाँ पे देखो R1 ऊपर की तरफ है, W1 नीचे की तरफ है। तो अगर मैं R1 को पॉजिटिव लेता हूं तो W1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो जो नीचे वाले फोर्स हैं उनको पॉजिटिव लो, ऊपर वाले फोर्स को नेगेटिव लो, या नीचे वाले फोर्स को पॉजिटिव लो, ऊपर वाले फोर्स को नेगेटिव लो। ठीक है, यस सर। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम क्या ले ले, मान लेते हैं R1 को हमने नेगेटिव ले लिया, तो माइनस R1,
और इसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। यस सर। सेंटर ऑफ मास क्या है, डिस्टेंस क्या है, k1g यस सर। प्लस W1, W1 को प्लस लेंगे, यस सर। इसकी डिस्टेंस कहाँ से, g से इसकी डिस्टेंस pg, यस सर। W को लेंगे लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 है यस सर। है ना। और प्लस अब देखो यहाँ पे R2 R1 को हम नेगेटिव ले चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि हमने जो कंसिडर करा है वो ये वाला कंसिडर करा है R1, तो ये यस हो गया सर। आपका -R1। अब ये -R1 W1 W किसके साथ कपलिंग करेंगे, ये नीचे की तरफ है तीनों, यस सर। और R2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, R2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, K2G के साथ, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, 0 आनी चाहिए। ये साइन का कंसेप्ट समझ में आया। यस सर। देखो कपलिंग में क्या होता है कि एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, यस सर। यही होता है ना। तो अगर ये सेंटर है, ये अगर F1 है, ये अगर F2 है, तो ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो हमने क्या पढ़ा है कि F1 और R1 की मल्टीप्लाई जो है R2 और F2 के बराबर होती है, क्लियर। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो नीचे की तरफ फोर्स है वो R1 नहीं है, नीचे की तरफ है -R1 फोर्स, समझ में आई बात। यस सर। तो नीचे की तरफ 3 फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ ऊपर। एक फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ वाले फोर्स और ये वाला फोर्स मिलके बनाएंगे कपलिंग, ठीक है। ये रोटेशन यस। मोशन में करेंगे क्योंकि ये इसको इधर की साइड घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसको इस साइड घुमाने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से रोटेशन होगा। लेकिन हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों बैलेंस में होने चाहिए। बैलेंस में होने चाहिए मतलब इसका एडिशन और इसका एडिशन दोनों का 0 आना चाहिए। यस सर। क्लियर है ना कंसेप्ट। यस सर। तो इनकी वैल्यू रख लो, तो -R1 K1G कितना है भाई, देखो ये 10 सेंटीमीटर है, टोटल रोड कितनी है हमारी 70 सेंटीमीटर, यस सर। तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, कितना घट गया 20, बीच का यस सर। कितना बचा 50, तो यस 50 में से 25 यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, है सर। ना। तो K1G आ गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, ओके। यस सर। प्लस PG कितना है, PG उसने दिया है ना, कितना दिया है 6 kg इज लोड सस्पेंडेड, 30 सेंटीमीटर पे है। कहाँ से 30 सेंटीमीटर है, एंड से, यहाँ से 30 सेंटीमीटर है ना। यस सर। तो ये डिस्टेंस अगर 30 है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 35 है ना ये डिस्टेंस टोटल, क्योंकि 70 सेंटीमीटर का है पूरा रोड। यस सर। तो A से लेके और G तक ये 35 है, तो PG कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यस सर। तो यहाँ पे W1 आ जाएगा आपका 6G और PG हो गया तुम्हारा 5, प्लस ये 0 प्लस R2 रखेंगे यहाँ पे, K2G कितना है, K2G अगेन 25 इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक R1 R2 की इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। यहां से देखो 25 को तो दोनों में से कॉमन ले लो, तो ये बना -R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6G इंटू 5/25, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1.2G आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर लो तो 2R2 आ जाएगा तुम्हारा 11.2G, तो यहाँ से R2 कितना आ गया 5.6G आ गया, ठीक है। यस सर। क्लियर है, R1 की वैल्यू निकाल लो, तो R1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ रख दो R2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10G माइनस 5.6G, तो ये हो गया तुम्हारा R1 इज इक्वल टू 4.4G। तो यही निकालना था हमें, यस सर। है ना। सिंपल है, आराम से निकाल सकते हो, बस हमें ये ध्यान रखना है कि
मूवमेंट को हमें 0 रखना है, तो मूवमेंट में क्या करेंगे, नीचे वाले फोर्स का करस्पॉन्डिंग सेंटर से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, साइन के साथ फोर्स को लेना है। नीचे की, अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा है लेकिन हमें नीचे की तरफ लेना है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें मैथ किंग मेकर को, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।